अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत को टफ टाइम देने का दावा करने वाली नून लीग के रहनुमा अब एक दूसरे को टफ टाइम देने में लग गए हैं। पहले इख्तलाफात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए तक महदूद थे, मगर अब पार्टी के अहम रहनुमा अवामी सतह पर एक दूसरे को कभी दबे अल्फाज में तो कभी वाज़े तौर पर जवाब देने लग गए हैं। पार्टी की हालत यह है कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ की बात से पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी इत्तफाक नहीं करते और कहते हैं कि उन्हें नाप तोल कर बात करनी चाहिए। और पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी की बात को पार्टी के नायब सदर राना तनवीर तस्लीम नहीं कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी को सोच समझकर बोलना चाहिए। पार्टी वाज़े तौर पर दो ग्रुप्स में बढ़ गई है और मुसलसल बयानात से वाज़े हो रहा है कि नून लीग में मरियम नवाज ग्रुप के बयानात से तंग आकर अब शहबाज शरीफ कैंप ने भी एक वाज़े पोजीशन ले ली है कि शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ के अलावा किसी को इख्तिलाफ करने का हक नहीं है। राना तनवीर जो शहबाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं और जब शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ी तो उनकी जगह राना तनवीर को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया और राना तनवीर रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले पार्टी में कन्फ्यूजन का एतराफ़ किया और नवाज शरीफ से मुदाखलत करने की बात की। अब वो बाकायदा शहबाज शरीफ के दिफा में आ गए हैं और ये हालिया तनाज़ा शहबाज शरीफ के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 2018 के इलेक्शन में पार्टी हिकमत अमली ठीक होती तो नून लीग को शिकस्त ना होती। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के इस बयान से शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे प्रोग्राम में इख्तिलाफ करते हुए कहा कि यह तयशुदा मामला था कि नवाज शरीफ को नाअहल करना है और 2018 का इलेक्शन नून लीग को हराना है। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को नाप तोल कर बात करनी चाहिए, जिसमें शहबाज शरीफ के करीबी साथी राना तनवीर ने ना सिर्फ तनकीद की बल्कि वादे किया कि शहबाज शरीफ से इख्तिलाफ का हक नवाज शरीफ के अलावा किसी को नहीं। मैंने उनको प्राइवेट तौर पे भी कहा कि आप किसी से मत जा करें। इतना ज्यादा आप जाते हैं कि आप सारा दिन वो इधर उधर की बात करते रहते हैं, कभी कुछ का बात कर देते, कभी कुछ कर देते। नवाज शरीफ साहब शहबाज साहब के किसी भी बात से कोई इख्तिलाफ करें तो हम समझते हैं बिल्कुल उनका हक है, वो हमारे कायद है। लेकिन उससे नीचे का बात करना, मैं उसको क्या कह सकता हूँ, उस देन को, सोच को और उस अगर कोई एजेंडा है उस एजेंडे को। आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ सर्टिफिकेट मिला है। उसको मैं कह रहा हूँ कि उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसने जो किया है वो गलत किया है, उसको नहीं ये बात करनी चाहिए थी। नॉट एक्सेप्टेबल। पार्टी के मसाइल और इख्तिलाफात ऊपर की सतह पर, लीडरशिप की सतह पर हल होने की बजाय नीचे की सतह पर जा रहे हैं। खुद राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपने सबसे पहले पब्लिकली ये बात की थी कि कन्फ्यूजन है, नवाज शरीफ साहब को दूर करनी चाहिए, मगर अब लग रहा है कि कन्फ्यूजन ऊपर से नीचे तक आ गई है। पहले मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए का फ़र्क मालूम होता था, मगर अब तो जो पार्टी के नायब सदर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर, वो सदर को कहते हैं कि उन्हें नाप तोल के बात करनी चाहिए। आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहते हैं कि उन्हें नाप तोल के बात करनी चाहिए। सब एक साथ मिलकर बैठ क्यों नहीं जाते और क्यों नहीं फैसला कर लेते कि आइंदा हम नाप तोल के बात करेंगे और ये बात करेंगे? शाहजेब, जो बात की है कि मैंने बात की थी वो तो बिल्कुल मैंने कन्फ्यूजन की बात की थी और मैंने उस वक्त जो की थी बात, अभी वो सारे बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वो जो एक थोड़ी सी मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं। उसका हमने देखा पिछले दिनों में हर एक ने बारी बारी किया और कहा है कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। हालांकि इख्तलाफात का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कुछ सीनियर रफ़का हमारे, वो मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफात थोड़ी दूसरी चीज़ होती है। राय अपनी अपनी हो सकती है और वो होती भी है। तो मैं समझता हूँ राय का मुख्तलिफ होना एक इंसानी नेचर भी है, ह्यूमन नेचर के मुताबिक है और साथ ही साथ एक जमहूरी अमल है। तो जो बात आप कर रहे हैं राना साहब, इख्तिलाफ राय एक जमहूरी पार्टी में होना अच्छी बात है, मगर आप लोगों का एक बात पर इत्तफाक है और वो इत्तफाक ये है कि सबको नाप तोल के बात करनी चाहिए। तो एक साथ बैठ क्यों नहीं जाते और फैसला कर लेते कि आइंदा से हम सब नाप तोल के बात करेंगे? या नवाज शरीफ साहब, जो आपने बहुत पहले एक बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को इंटरवीन करके सबको दूर करना चाहिए, वही साथ बिठा सकते हैं और सबको दूर कर सकते हैं, और वो नहीं कर रहे काम। जिसको भी कोई मुख्तलिफ राय हो, वो पार्टी में हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, हर सतह पे होती हैं। हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके साथ वीडियो लिंक पे मीटिंग्स होती हैं और इसी तरह हमारा पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है, उसमें मीटिंग होती है। शहबाज साहब भी मीटिंग करते रहते हैं, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होती रहती है। तो उसमें मेरा हाल है जिसको भी कोई अपनी अपनी राय देना चाहे, इख्तलाफ करना चाहे, वो कर सकता है बात बंदा कि जी ये बात ठीक नहीं थी, इस तरह होती तो बेहतर था। तो फिर जो फैसला आखिर में होता है पार्टी करती है या हमारे कायद नवाज शरीफ साहब करते हैं कि हमारा फाइनल फैसला है,
तो उसके मुताबिक फिर सभी को कबूल होता है और कबूल करके आगे बढ़ना भी चाहिए। तो ये जो एक कन्फ्यूजन होता है उसके से पार्टी को मैं समझता हूँ नुकसान होता है। मगर ये जो हो रहा है ये फिर क्यों हो रहा है, किसने इंटरवीन करना है और इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, कौन नहीं कर रहा है? क्योंकि दूसरी पार्टीज में तो ये नहीं है, आप ही की पार्टी में है और ये टॉप से अब नीचे तक आ गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पर आ गया, सब एक दूसरे के खिलाफ ये बात करें कि नाप तोल के बात करनी चाहिए। तो क्यों हो रहा है और कौन ठीक कर सकता है इसको? बस एक अगर हम प्रिंसिपल पे अमल कर लें, एक असूल पे, जो कि असूल हर एक पार्टी में होता है और होना चाहिए कि हम पब्लिक में बात ना करें, टीवी पे जाके डिस्कस ना करें चीज़ें, बल्कि हम पार्टी के अंदर बात करें। तो मेरा लिए ये कन्फ्यूजन शायद इतना ना बढ़े जितना इस वक्त महसूस किया जा रहा है। वो तो हमारी तरफ से है कि हम लोग जो हैं सीनियर लेवल पे हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए पब्लिकली या टीवी पे, जैसे ये तसर जाए कि शायद पार्टी में टोटली कन्फ्यूजन है या इख्तलाफ है या इख्तलाफ राय रखते हैं मुख्तलिफ लोग। राज साहब, तो इन दोनों में से क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, या आपके ख्याल में इन दोनों में से क्या बात दुरुस्त है? शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि 2018 के इलेक्शन हम जीत जाते, नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनते अगर हमारी हिकमत अमली दुरुस्त होती, और फिर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का ये कहना कि वो बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करते, सब तयशुदा था, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराने से लेकर 2018 का नून लीग को इंतखाब हराने तक हमारी पार्टी का हिकमत अमली का इसमें कोई किरदार नहीं था। तो दोनों में से कौन सी बात नहीं होनी चाहिए थी और दोनों में से कौन सी बात से आप इत्तफाक करते हैं? नहीं, देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब उसमें मैं बात करूं तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिससे मैं तो इनसाइडर नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ थे, मुझे तो किस कॉन्टेक्स्ट में शहबाज साहब ने बात की है वो तमाम फैसले मुझे नहीं पता, लेकिन जो नज़र आ रहे थे, हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या बातें हो रही थी, वो किसी और अंदाज से हैंडल की जा सकती थी। लेकिन अब वो तो पास्ट है, एक फैसले हुए, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमने ये तो बात गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं, जिस तरह साबिक़ इंटीरियर मिनिस्टर हैं एजाज शाह साहब, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो आज भी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर चौथी दफ़ा होते। तो मैं समझता हूँ ये तो हर ज़ुबान पे है कि अगर किसी और तरीके से चीज़ें हैंडल होती तो आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते चौथी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर के, जो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख में होती। लेकिन अब हम एक फैसले लिए हुए हैं, उस पर चल रहे हैं। अब हमारी जदोजहद एक है, उस पर हम चलते आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मगर एक बात ये भी होती है कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज आ रहे थे, अगर शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंच जाते बजाय इसके कि इधर उधर घूमते रहते, तो पार्टी के बयानिए में कन्फ्यूजन का तासुर ना जाता और पार्टी जीत जाती। आप इससे इत्तफाक करते हैं? मुझे तो पता है कि हम अपने इलाकों से आए थे, हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हुए, वो जो होते टेररिस्ट जो एक्ट के तहत, वो दहशतगर्दी की दफ़े नहीं लगती, कोई पता नहीं कौन सी दहशतगर्दी की दफात है, वो हम पे लगी। शाहदरा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ, भट्टा चौक में हुआ। लेकिन ये जो वाक़या बताते हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि शहबाज साहब लॉयलिस्ट टू द पार्टी एंड टू हिज ब्रदर। दो सीनियर रहनुमा साद रफीक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हैं, मुतज़ाद बयानात हैं, वो आप देख लीजिएगा। मगर मुझे साथ में ये बता दें, अब आपको क्या लगता है, अगर पार्टी ने आगे बढ़ना है और 2023 के इलेक्शन पर फोकस करना है तो किस बयानिए के साथ आगे बढ़ना चाहिए? क्या शहबाज शरीफ साहब ही को लीड करना चाहिए और अपने बयानिए के साथ ही लीड करना चाहिए? चीज़ें बड़ी मैं समझता हूँ क्लियर हैं। इस तरह कन्फ्यूजन उस सच नहीं है जिस तरह मीडिया में या थोड़ा तसर दिया जाता है। देखिए, हमारी जदोजहद जो है वो एक आइन की बालादस्ती, आइन की अमलदारी है, कानून की अमलदारी है। दूसरा एक साफ शफाफ इलेक्शन की हम बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके लिए जदोजहद करना कोई भी आदमी नहीं कह सकता, ना इसको आप मफामत का कह सकते हैं, ना मजामत का कह सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का रास्ता यह है कि जी माजी को दफन करें और आगे बढ़ें। नवाज शरीफ साहब का रास्ता यह है कि वो बाकायदा तौर पर जलसों में और अपने बयानिए में नाम ले लेके बताते हैं कि किसने किया, और कहते हैं कि उन्हें हिसाब देना पड़ेगा इस सारे के सारे काम का जिन्होंने 2018 में ये किया। इदारों के सरबराहों के नाम लेके बताते हैं। मकसद तो यही बताते हैं दोनों कि आखिर में हम ये चाहते हैं, मगर रास्ता जो अलग अलग है। आप क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब की वाली बात ठीक है कि 2023 की तरफ बढ़ना है तो माजी को दफन करके आगे बढ़े, या फिर नवाज शरीफ साहब का बयानिया? शाहजेब साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, शाहजेब खान कि जो मैंने पहला बताया वो तो हमारा है, स्ट्रगल हम कर रहे हैं।
लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं उसके मतलब बहुत सारे हमारे सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, और शहबाज साहब ने भी अगर बात की है तो मेरा हाल है ये एक स्टेट्समैन वाली बात है कि किस तरह हमें आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह हमें बैठ के एक वे फॉरवर्ड ढूंढा जा सकता है जिसको हम कहते हैं कि कानून और आईन की अमलदारी हो और एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, जिसको वोट डाला जाए उसका निकले, वोट को इज्जत दो वाली बात। तो ये चीज़ें हवा में नहीं हो सकती, ये किसी ना किसी जगह पे किसी जो मुतलका लोग हैं उनके साथ बैठ के बात तभी हो सकता है। ये आप मुझे बताएं कि उसके अलावा किस तरह हो सकता है? मुझे बताएं फिर अंदाज किसका हो, नवाज शरीफ साहब वाला हो, मरियम नवाज साहिबा वाला हो जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में था, या फिर शहबाज शरीफ साहब वाला हो? किस अंदाज में एक इंतखाबी बयानिया और इंतखाबी अंदाज तो आपको लेके चलना पड़ेगा 2023 के लिए। आप क्या समझते हैं किससे पार्टी आगे बढ़ सकती है और पार्टी की अक्सरियत इस वक्त क्या समझती है? मैं समझता हूँ कि हमें अब सीरियसली इलेक्शन जो आपने बात किया है, इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। 2022 में हो या 2023 में हो, उसमें हमें फोकस करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में जीत ही एक रास्ता है जिससे हम अपनी इस पे जो हमारा बयानिया उस पर हम अमल दरामद कर सकते हैं, कहीं न रही कानून की हुक्मरानी हो। बहुत सारे रहनुमा हैं, चाहे वो साद रफीक साहब हो, वो खामोश हैं, वो नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन हो। आप भी समझते हैं कि इलेक्शन की हिकमत अमली का जो रास्ता है वो कन्फ्रंटेशन में नहीं है। अब यहाँ से मामला हमने कर लिया, जो करना था कन्फ्रंटेशन में नहीं है, अब अगली इलेक्शन जीतने का जो रास्ता है। अच्छा, शाहजेब खान, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये कन्फ्रंटेशन का लफ्ज़ किस तरह से छाया हुआ है मीडिया पे। या मुझे बताएं कि अगर ये कहा जाए कि आईन और कानून की पासदारी हो, अमलदारी हो, उनकी बालादस्ती हो इनकी, और एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, और जिसको लोग वोट दें उसी को हुकूमत बनाने दी जाए, तो इसमें कन्फ्रंटेशन कहाँ से आ गई? अगर ऐसा है, कहाँ से आ गई? राना साहब अगर ऐसा है, ऐसा असली बात है जिससे कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा। राना साहब अगर ऐसा है तो जैसी तकरीर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा करती हैं, वैसी एक तकरीर शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर देते? ऐसा एक इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं दे देते? अगर कोई फ़र्क नहीं है और कन्फ्रंटेशन में नहीं है, ऐसी एक बातें कुछ नहीं क्यों नहीं कर देते वो? नहीं, अपना अपना स्टाइल है। अगर मुझे आप कहें कि मैं जाके अपने हल्के में बहुत तेज़ बात से तकरीर करूं, तो मेरा एक अपना तरीका है, उससे बात मैं करता हूं। मेरे साथ ही लोग खड़े होते हैं, वो बड़ी तो तेज़ तकरीरें करते हैं, बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी बात नहीं। लेकिन जो फैसला या जो रास्ता नवाज शरीफ साहब फाइनल बात करते हैं, वो बात मानते भी हैं। मैं आपको बताऊं कि मियाँ साहब बड़े डेमोक्रेटिक हैं। जब हमारी मीटिंग होती है वीडियो लिंक पे, तो 90% वो चीज़ें मान जाते हैं। जिस दिन मियाँ साहब ने कहा कि ये रास्ता है, तो उसी रास्ते पे सारे चलेंगे, चाहे शहबाज साहब हो, कोई भी हो। नवाज शरीफ साहब को भी उस मीटिंग बुला के कह देना चाहिए कि भाई अब ये रास्ता है, ताकि सबको पता हो कि शहबाज शरीफ साहब के अंदाज वाला रास्ता है या नवाज शरीफ साहब वाले अंदाज वाला रास्ता है आगे उन्हें कर देना चाहिए काम। नहीं, इस तरह तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मीटिंग को सबकी राय ले, और जो कि जमहूरी तरीका है, उसके बाद जो फैसला करेंगे बिल्कुल दो टोक मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। राना नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम पर बात करेंगे। एक वक्त था जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खबरों की जीनत होते थे। हुकूमती कामों में टैक्स से लेकर दीगर मामलात में मुदाखलत की शिकायत हुकूमत करती थी। वो अस्पतालों के दौरे करते थे। फिर जस्टिस साकिब निसार और तहरीक इंसाफ की हुकूमत साथ मिलकर चंदे से डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अवाम से अपील की जा रही थी कि चंदा दें। टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस कराई जा रही थी। मुल्क के अंदर और बाहर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस कैंपेन को लीड करते रहे, बैरून मुल्क के दौरे करते रहे, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज भी देते रहे। डैम फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक काटी गई। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान पर जुर्माने आयद किए और उन्हें डैम फंड में जमा कराने के अहकाम जारी किए। ये सब कुछ होता रहा, मगर हम मुसलसल ये बताते रहे कि डैम चंदे की रकम से नहीं बन सकता। और अब गुज़िश्ता दिनों वजारत आबी वसाइल की जानिब से कौमी असम्बली में डैम फंड के हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक दियामीर बादशाह और मेमन डैम की तामीर के लिए 10 जुलाई 2018 को फंड कायम किया गया। 27 जुलाई तक इस फंड में 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से जायद रकम जमा हुई। वापडा की जानिब से आज तक इस फंड से कोई रकम हासिल नहीं की गई। तहरीरी जवाब के मुताबिक डैम फंड से 18 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक 6 बार
ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। ट्रेजरी बिल्स पर कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि दियामीर भाषा डैम और मेमन डैम के अकाउंट में 7,99,358 रुपए इस वक्त मौजूद हैं। टेरी डैम बनाने के लिए अब तक मतलूबा रकम तो जमा नहीं हो पाई, अलबत्ता जो रकम जमा हुई थी उसकी भी सरमायाकारी कर दी गई और उसमें से 1 रुपया भी डैम पर खर्च नहीं किया गया है। जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से डैम फंड कायम किया गया था और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से भी डैम फंड में पैसे जमा कराने की अपील की थी। आज से हमने डैम बनाना शुरू करना है और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूं इस चीज़ पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। मैं आज चीफ जस्टिस के साथ मिलके मैंने उनसे बात कर ली है। उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। उस वक्त के चीफ जस्टिस बैरून मुल्क जाके तकारीर करने लगे, वहाँ पर फंड रेजिंग करने लगे और कहते कि पाकिस्तान में डैम की तहरीक अब जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को अब चंद मुट्ठी भर लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, चंद मफाद परस्त लोग जो इस डैम की मुखालफत कर रहे हैं, वो इस डैम को बनने से नहीं रोक सकते। इस दौरान हम अवाम और हुकूमत को ये बताते रहे कि सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैरून मुल्क से होती है, मगर ये फंडिंग भी 3 अरब से 4 अरब से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 2 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए तकरीबन 700 माह लगेंगे और इस वक्त तक डैम की लागत मजीद बढ़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल इस तरह जमा नहीं किए जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मजाक नहीं है, रियासत को एक खैराती इदारे के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं। इसके लिए हुकूमत को बड़े इकदाम उठाना होंगे। बजट में किसी बड़ी मद में या तो कटौती करना होगी या फिर टैक्स इस्लाहात करके, टैक्स जमा करके ये फंड जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को डैम फंड कायम किया और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक आज के दिन तक डैम फंड में 3 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37,026 रुपए जमा हो चुके हैं, मगर वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की ज़रूरत है। इसलिए अभी 1447 अरब रुपए की मजीद ज़रूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2 माह में अगर 3 अरब रुपए जमा हुए हैं तो 1447 अरब रुपए के लिए 700 माह लगेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस डैम फंड को सपोर्ट करने का ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन 2 अरब रुपए थे, उसके बाद इजाफा इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में मुल्जिमान पर जुर्माने आयद करती है और फिर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराई जाए, मगर इसी मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफ देखने में आया था। सितंबर 2018 में एक केस की समाअत के दौरान जब एक मुल्जिम के वकील से कहा गया कि हम आपके मौकिल पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर रहे हैं, जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा करा दें, मगर इसी बेंच में शामिल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफ किया और ये कहा कि डैम फंड नहीं, जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को दी जाए और फिर अदालत ने जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को देने की हिदायत कर दी। सितंबर 2018 में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ये भी कह चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम पर खुद पहरा देंगे और डैम पर झोपड़ा बनाकर रहना पड़ा तो भी रहेंगे। कल हमने इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों डैम ज़ेर तामीर हैं और तमाम फंड सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ही के अहकामात पर यह फंड हुकूमत की मुनाफा बख्श स्कीम में इन्वेस्ट किए गए हैं और डैम्स की तामीर के सिवा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मैंने अभी तक किसी भी तरह का इंटरव्यू देने का फैसला नहीं किया है। सिर्फ डैम फंड ही नहीं, साबिक चीफ जस्टिस अपने दौर में कई और हवालों से भी तनकीद की जद में रहे और अब भी उन पर अपोजिशन की तनकीद का सिलसिला जारी है। उनके दौर में जुडिशल एक्टिविज्म उरूज पर रहा, अज खुद नोटिस की भरमार रही, सियासतदानों की नाअहलियाँ हुई, तौहीन अदालत के नोटिस हुए, सजाएं हुई और कई मुतनाज़ रिमार्क्स भी सामने आए। साबिक चीफ जस्टिस पर यह तनकीद होती रही
कि उन्होंने अदालतों में ज़ेर इल्तवा लाखों केसेस पर तवज्जो नहीं दी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत की। साबिक चीफ जस्टिस अपने दौर में सूबों में अस्पतालों का दौरा करते नजर आए, जहनी अमराज के मराकज़ और जेलों में भी गए, बराह रास्त अवामी मसाइल सुनते रहे, साफ पानी और सेहत के मसाइल पर खुद नोटिस भी लिए, मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेते रहे, हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को तलब करते रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर एक बड़ा इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने अपने दौर में जजेस के इख्तिलाफ राय को दबाया। उनके दौर के 3 सीनियर जजेस ने मुख्तलिफ मामलात पर इख्तिलाफ किया और वह इख्तिलाफ अदालती फैसलों तक महदूद नहीं रहा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफ राय सामने आया। ऐसा तारीख में पहली बार हुआ कि आइन के आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक सवालात उठाने पर चीफ जस्टिस ने दौरान समाती बेंच तोड़ दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा को बेंच से समात के दौरान निकालकर 3 रुकनी बेंच को तोड़कर 2 रुकनी बेंच बना दिया और फिर कुछ देर बाद ही वही केस नए बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस के इस अमल पर पहले जस्टिस काजी फायद ईसा ने इख्तिलाफी नोट लिखा, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपना इख्तिलाफी फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस काजी फायद ईसा को 3 रुकनी बेंच से निकालकर और फिर नए 2 रुकनी बेंच की तश्कील को गलत करार दिया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जुडिशल करियर का एक अहम पहलू ये भी है कि उनके रिटायरमेंट के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके कई मशहूर फैसलों को रिवर्स कर दिया। पहले बात करते हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKLI के केस की। 24 मार्च 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI में होने वाली मुबैना माली बेज़ाब्तियों और उसके डॉक्टर्स की ज़ायद तनख्वाहों के मामले पर खुद नोटिस ले लिया। न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन्होंने PKLI के सरबरा डॉक्टर सईद अख्तर को मुअत्तिल करते हुए उनके बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी और PKLI के मामला चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी बना दी और तमाम माली मामलात के फोरेंसिक का भी हुक्म दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद नोटिस की समातों के दौरान डॉक्टर सईद अख्तर की सख्त सरजनिश भी करते रहे और उनके बारे में सख्त रिमार्क्स दिए। जून 2018 की एक समात के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा था कि आपने कौमी खजाने का 20 अरब रुपए कहाँ लगा दिया, 12-12 लाख रुपए पर डॉक्टर भर्ती करके कौन सी मुल्क की खिदमत की है, क्यों ना अभी वजीर आला पंजाब को तलब करके सब कुछ दिखाऊं। इसी समात में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डॉक्टर सईद अख्तर को अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर ना जाने का हुक्म दिया और यह कहा कि मुकम्मल एहतसाब होगा, भागने नहीं दिया जाएगा। अदालत ने PKLI में 20 अरब रुपए के अखराजात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की थी। ये अस्पताल बन रहा था, जिगर की पैबंदकारी होनी थी, जो दीगर किडनी के मसाइल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जा रहा था, उस पर काम रुक गया। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर और अस्पताल को चलाने वाले बोर्ड को मुअत्तिल कर दिया। ये उस डॉक्टर के साथ किया जा रहा था जो अमेरिका में टेक्सास हेल्थ साइंसेज सेंटर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर चेयरमैन खिदमत अंजाम दे चुके थे, पाकिस्तान में भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। बहरहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। इसी दौरान इस इदारे में होने वाला सारा काम रुका रहा, मगर फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हो गए और 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उन्हीं के फैसले को मनसूख कर दिया और पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यानी PKLI के सर्विस स्ट्रक्चर पर लिए गए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खुद नोटिस को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सईद अख्तर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी को भी खत्म कर दिया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल के इंतजाम को चलाने के लिए बनाई गई उबूरी कमेटी को भी तहलील कर दिया। ये फैसला तो वापस हो गया, मगर ये सवाल उठता रहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये असखुद नोटिस क्यों लिया था और जस्टिस साकिब निसार के भाई जो खुद भी एक डॉक्टर हैं उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक था। डॉक्टर सईद अख्तर ने खुद इस हवाले से तफसीलात बताई। 11 मार्च 2018 को चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया। मीटिंग थी, ये स्केड्यूल हुई थी ट्रांसप्लांट के बारे में। चीफ जस्टिस साहब को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझसे, डॉक्टर साजिद निसार साहब तशरीफ लाए, जिनको मैं नहीं जानता। किनके भाई? चीफ जस्टिस साहब के भाई। चीफ साहब के जब वो भाई साहब आपकी मौजूदगी में जब मैंने मजीद PKLI के बारे में बताना शुरू किया तो सडनली डॉक्टर साजिद निसार साहब ने बड़े गुस्से के आलम में मुझसे कहा कि भाईजान इनसे पूछें कि इनको 20 अरब रुपये किस बात के मिले। तो मेरे लिए वो एक बड़ा अनयूजुअल और गैर महज़िब लबो लहजा था, बड़ी सख्ती थी, उसमें करख्तगी थी। तो मैंने कहा जी ये मुझे तो कोई 20 अरब रुपये नहीं मिले, एक अदारे के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 अरब रुपये मुतय्यन किए। और तो कहने लगे भाईजान आपको याद है कि जब सर्विसेज अस्पताल में पानी की टैप्स भी टूटी हुई थी तो हमने चंदा जमा करके तो टैप्स ठीक कराई, तो हमारे पास तो टैप्स ठीक कराने के भी पैसे नहीं और उनको 20 अरब रुपये मिल गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी चीफ मिनिस्टर से ये कैटेगोरिकल कंडीशन थी कि चूँकि गवर्नमेंट के अस्पतालों का बजट ऑलरेडी बहुत मीगर है, PKLI के लिए गवर्नमेंट के अस्पतालों के बजट से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाईजान ये तो 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे रहे हैं, इसलिए कि जिन डॉक्टरों को मैं लेके आया हूँ
उनमें कोई $1 मिलियन कमाता था, कोई $500,000 कमाता था। ये 10 लाख रुपए तो उनके एक दिन की तनख्वाह है, तो ये 10 लाख के खाते ये लोग नहीं आए। यहाँ से बात बहुत बिगड़ने लगी। चीफ जस्टिस साहब एकदम खड़े हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि जी मेरा भाई तो 1,35,000 रुपये लेता है, तो आपने कैसे इनको मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखिए आपके भाई ज़रूर 1,35,000 लेते होंगे, लेकिन शाम को वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में वो अच्छे पैसे बना लेते हैं। बस वहाँ से फिर वो उनको बहुत ही गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ 100 मोटो लूँगा और मैं आप लोगों को देख लूँगा। और फिर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए और उसको हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाए। तो दैट वाज अ टाइम थिंग्स बिकेम वेरी अनकम्फर्टेबल। तो मैंने फिर कहा कि हमें एक्सक्यूज़ करना चाहिए। तो फिर वहाँ से दिस इज़ हाउ द होल थिंग्स स्टार्टेड। और उसकी चंद दिनों के बाद फिर 100 मोटो शुरू हो गई। साबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 3 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक और मशहूर फैसले को मनसूख करते हुए मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्सेस दोबारा बहाल कर दिए। मई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस ने इस मामले का खुद नोटिस लिया था और 11 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स वसूली को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया था। मगर जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के सिर्फ 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही उनका ये फैसला भी मनसूख कर दिया और मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्सेस दोबारा बहाल कर दिए। सिर्फ यही नहीं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को सियासी जमातें मुसलसल तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। बाज़ दफ़ा उनके फैसले तनकीद की वजह बने तो बाज़ मौक़े पर उनके अमली इक़दामात की वजह से तनकीद हुई। दिसंबर 2017 में इमरान खान नाअहली केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साबिक और अमीन करार देकर उनके खिलाफ पटिशन खारिज कर दी गई। जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद एतराज़ात उठाए। खुद इमरान खान ने जहांगीर तरीन के फैसले पर तनकीद की तो नून लीग ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने के फैसले पर तनकीद की। इसी तरह जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शेख रशीद के हमरा रावलपिंडी के एक अस्पताल का दौरा किया और एक दफ़ा फिर तनकीद की जद में आ गए। सियासी जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ जस्टिस शेख रशीद की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। साकिब निसार के दौर में ये सब कुछ होता रहा। जुडिशल एक्टिविज्म उरूज पर रहा। वो दूसरे इदारों को बेहतर करने में लगे रहे, हुकूमत की सरजनिश करते रहे, डैम फंड की मुहिम चलाते रहे, मगर उनके दौर में भी मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा ही होता चला गया। उन पर तनकीद हुई कि अस्पतालों की जगह मातहत अदालतों का हाल देखें। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार उस तरफ मुतहरिक हुए और फिर उन्होंने 23 जून 2018 को लाड़काना की सेशन कोर्ट का दौरा किया। कमरा अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पड़े फ़ोन को उठाया और फिर मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए मोबाइल फ़ोन मेज़ पर फेंक दिया। कौन सी प्रोविंस है ये? किधर है सेशन जज? पता करें क्या कर रहे हैं, उससे पूछे कौन सी प्रोविंस क्या था प्रोसीड कर रहे हैं, उनको नहीं पता। कमरे में रखिए। जैसे कमरा अदालत में गए और वो भी मीडिया को साथ लेकर और फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुर्तज़ा गुल ज़मीर सोलंगी ने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगा कि वो खुद कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। केस की समाअत के दौरान उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाल कर कहा था कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार के इस अमल पर वकला ने भी एहतजाज किया। कराची बार की जानिब से एक करारदाद भी सामने आई कि जिसके मुताबिक कराची बार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुर्तज़ा गुल ज़मीर सोलंगी के हालिया इस्तीफ़े से मायूसी हुई है, जो उन्होंने मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस के हाथों अवामी सतह पर तस्दील के बाद दिया। कराची बार ने अपनी करारदाद में लिखा है कि हम चीफ जस्टिस के इस फैसले की तारीफ करते हैं कि मातहत अदालतों का जायज़ा लिया जाए, मगर हम समझते हैं कि टीवी कैमरों के सामने एक जुडिशल ऑफिसर की तजलील मीडिया रेटिंग्स को तो बेहतर कर सकती है, मगर इससे अदलिया की कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। कराची बार की करारदाद के मुताबिक बार अदालती निज़ाम में एहतसाब और शफाफियत का कायल है, मगर बराह रास्त टीवी पर एक रियलिटी शो के जरिए नहीं। पाकिस्तान की कोई अदालत अदालती मामलात की बराह रास्त कवरेज की इजाज़त नहीं देती। चीफ जस्टिस ने न सिर्फ इस जज बल्कि अपने ऑफिस के वक़ार को भी मजरू किया है। ये सब कुछ होता रहा साकिब निसार साहब के दौर में। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान से अपनी अफवाज, सिफारती अमले और आम शहरियों को वापस बुलाने की डेडलाइन ख़त्म होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें और तेज़ कर दी हैं और जैसे जैसे अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के दिन करीब आ रहे हैं, तालिबान का अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों पर कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक ही दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 मजीद सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अब तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान के 18 सूबों तक फैल गया है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तवील झड़पों के बाद कंधार सूबा भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकलकर तालिबान के कब्जे में आ गया, जबकि आज तालिबान ने अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हिरात पर भी कब्जा करते हुए साबिक गवर्नर और जंगजू मोहम्मद इस्माइल खान को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से हिरात के सूबाई काउंसिल मेंबर का खबर रसा इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कहना था कि इस्माइल खान
हेरात के सूबाई गवर्नर और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुआहदे के तहत तालिबान के हवाले किया गया है। इस्माइल खान, जो हेरात के शेर के तौर पर पहचाने जाते थे और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अफगान हुकूमत के हक में तालिबान से लड़ रहे थे, उनका इस तरह सरेंडर करना अफगान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धच का तस्वुर किया जा रहा है। तालिबान का कब्जा अब अफगानिस्तान के 65% हिस्से से भी ऊपर फैल गया है। मुल्क के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और अब वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के मजीद करीब होते जा रहे हैं, जहां इस वक्त अमरीकी और बरतानवी सिफारती अमला और आम शहरी मौजूद हैं। अपने 1400 के करीब सिफारती अमले की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए अब अमरीका ने मजीद 3000 फोर्सेज अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है, जहां अमरीकी सिफारत खाना सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पहले ही हाई अलर्ट पर है। जबकि इस हवाले से बरतानवी वज़ीर दिफा ने भी अपने सिफारती अमले और आम शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए 600 बरतानवी फोर्सेज अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बाद काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमरीका तालिबान के अफगानिस्तान पर मुमकिन कब्जे के पेश नज़र अपने सिफारती अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है कि अगर वो इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी इमदाद चाहते हैं तो वो ये यकीनी बनाएं कि इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान काबुल में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त पेचीदा होती जा रही है, जबकि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी गैर मुल्की सहाफ़ियों और मीडिया अराकीन के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जो सहाफ़ी मीडिया कारकुनान पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई करें। क्या है इस वक्त सूरत हाल और क्या वजह है कि इस वक्त अफगान जो फौज है वो लड़ नहीं पा रही है, जगह जगह सरेंडर कर रही है? सीनियर साफी साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, जब अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ मौजूद भी थे और नेटो ट्रूप्स मौजूद थे, तादाद बहुत कम हो गई थी, तो उस वक्त भी जो जंग थी वो तो अफगान फोर्सेस ही लड़ रहे थे। ये विड्रॉल का जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद ये क्या हो गया है कि उनके पास हथियार भी मौजूद हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, मगर एक के बाद एक इलाके को सरेंडर किया जा रहा है, एक के बाद एक इलाके पर कब्जा हो रहा है। ये अचानक क्या हुआ? पहले भी तो लड़ रहे थे ये। शाहज़ेब, एक तो ये है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत पहले भी आपको पता है कि डिस्प्यूटेड हुकूमत थी। उससे पहले अब्दुल्ला ने भी बतौर सदर हलफ उठाया था और फिर ये करज़ई साहब ने एक दोनों की सुलह करवा के एक मुआहिदा करवाया था जिसमें पीस का सारा अमल वो अब्दुल्ला की क़यादत में कमीशन के सपुर्द किया था। तो आप ख़ुद सोचें कि अगर पाकिस्तान में PTI का और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका हुकूमत कोई जबरन बना दे तो फिर आगे वो कैसे चलेगी। तो ये मैं भी हैरान हूँ कि अशरफ गनी साहब जिस फ़ौज को पिछले पूरे 2 साल लड़वा सकते थे, आज वो उस फ़ौज को लड़वाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। और फिर दूसरी ये भी है कि जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ख़ुद भी उस पर शक कर रही है। मसलन रशीद दोस्तम को और उस्ताद अता को शमाल में ये शिकवा है कि जी अशरफ मरकज़ से फ़ौज को ये आर्डर मिला था कि वो ना लड़े। इसी तरह आज इस्माइल खान जैसी बड़ी शख्सियत कि जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी लड़े थे, पहले हेरात के गवर्नर रहे थे, फिर वफाकी वज़ीर भी थे अब, और हेरात के डिफेक्टर हुक्मरान समझे जा रहे थे, उन्होंने लड़ने की बजाय तालिबान के सामने सरेंडर होने को तरजीह दे दी। तो असल एक ये पता नहीं कि या तो अशरफ गनी साहब भी किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा हैं या फिर वो बिल्कुल उनकी हुकूमत की सलाहियत ख़त्म हो गई है या फिर तालिबान की बड़ी सोफिस्टिकेटेड हिकमत अमली है। लेकिन ये सवाल आपका बिल्कुल बजा है कि जो फ़ौज पिछले 2 साल तक तालिबान से लड़ सकती थी आज बिल्कुल वो लड़ने की सिकत क्यों नहीं रखती। उससे साथ ही भी बताइएगा कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अफ़गान हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई है दोहा में मुज़ाकरात के दौरान कि जी शराकत दारी कर लेते हैं। अब जितनी तेज़ी से इस वक्त काबिज़ हो रहे हैं तालिबान, आपको लगता है अब कोई दरमियान का रास्ते निकल सकता है? तालिबान मानेंगे कि हाँ जी ठीक है शराकत दारी कर लेते हैं, या वो पूरे अफ़गानिस्तान पर ही अब इस तरीके से कब्जा करना चाहेंगे और काबुल की तरफ जाएंगे? 60 से 90 दिन की पहले ही बातें हो रही हैं कि काबुल तक पहुँच जाएंगे। ये ऑफ़र पाकिस्तान में कल से मौजूद बहस बनी है, लेकिन ये पिछले कई महीनों से जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो अशरफ गनी की तरफ से ये ऑफ़र थी। मसलन झगड़ा तो इस बात पे है कि अशरफ गनी कहते हैं कि मेरी हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत है और तालिबान आ जाएँ मैं उनको उसमें हिस्सा दे देता हूँ। उसकी परसेंटेज भी मुख्तलिफ़ अवकात में डिस्कस होती रही है कि 40%, 50%, 60%, और तालिबान ये कहते हैं कि नहीं, हमसे हुकूमत छीनी गई थी, हमारी इमारत इस्लामी को बहाल कर दे, फिर हम काबुल में बैठी हुई सियासी क़यादत को उसमें हिस्सा दे देंगे। तो यहाँ पे तनाज़ आता। लेकिन अब तालिबान जिस तेज़ी के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। और फिर काबुल में इस वक्त जो सरासीमगी है, और फिर आप देखें कि एक मुल्क के पहले वज़ीर दिफा असदुल्ला खालिद वो गायब हो गए, 2 महीनों में उनको 2 आर्मी चीफ तब्दील करने पड़ गए। फिर परसों उनके वज़ीर ख़जाना वो मुल्क से चले गए। इसी तरह जो भी साहिब वसाइल लोग हैं वो कोई तुर्की जा रहा है, कोई बाकी जगहों पे जा रहा है। काबुल में आपको कतारें मिलेंगी, लोग अपने घरेलू सामान बेच रहे हैं सस्ते दामों। तो इन हालात में तो अब मेरे ख़्याल में तालिबान शायद अपना जो पहले वाले टर्म्स थे कि हम हुकूमत में इनको हिस्सा देंगे वो मज़ीद सख्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वो अशरफ गनी साहब के शराकत इक़्तिदार के फार्मूले को तस्लीम कर लें। तो साफ़ी साहब, खित्ते के साथ तो जो होगा सो होगा, ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी असरात आएंगे, अफगानिस्तान में खाना जंगी अब तो नज़र ही आ रही है। मगर अमेरिका का एक और जो ऑब्जेक्टिव था कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, यानी अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके ख्याल में अचीव हो गया है कि तालिबान ये नहीं होने देंगे, इसलिए अब जो भी होता रहे खित्ता भुगतता रहे, हम भुगतते रहें, मगर अमेरिका महफूज हो? देखिए, अमेरिका और तालिबान ने तो पिछले 1 साल के दौरान एक दूसरे के साथ वादे पूरे किए हैं। मसलन एक गोली एक ने भी दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं चलाई और दूसरे ने भी पहले फरीक के ख़िलाफ़ नहीं चलाई। फिर जब अमेरिका को एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी तो तालिबान ने 1 मई को मुआहदे के ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया, बल्कि उनको एक्सटेंशन दे दी 3 महीने की। और अमेरिका ने भी तालिबान की इज़्ज़त का इतना ख्याल रखा कि उस मुकर्रर वक्त से पहले अपनी अफवाज का इनखिलाब वो मुकम्मल कर रहे हैं। और अभी तो तालिबान की तरफ से रूस को भी, ईरान को भी और पाकिस्तान और बाकी सब पड़ोसी ममालिक को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी सरजमीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि अब अलकायदा के साथ ताल्लुक़ का मामला है, तो उसको कौन चेक करेगा कि वो उनके पास हैं या नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ हवालों से अब के बार तालिबान की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ नज़र आती है। मसलन आज जिस तरह इस्माइल ख़ान का था, तो माजी में वो अगर मुखालिफिन को पकड़ते थे, अब्दुल हक एक कमांडर थे, हमें याद है कि उनको घोड़े से बांध दिया गया था और ज़मीन पे घसीटते घसीटते उनको मार दिया गया था। करीम खलील उस वक़्त जो उस्ताद मज़ारी थे हिज़्ब वहदत के रहनुमा, उनको मारा गया जब तालिबान के हाथों आ गए। लेकिन अब के बार वो जिस तरह इस्माइल ख़ान को वो उल्टा उन्होंने इज़्ज़त दी बजाय उसके क़ैद में डालने के। फिर जितने भी गवर्नर तस्लीम हो रहे हैं या पुलिस चीफ तस्लीम हो रहे हैं, तो तालिबान उनके साथ इस मरतबा अच्छे सलूक का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आगे भी ये स्ट्रेटजी अपना ली और इस्माइल ख़ान जैसे लोगों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, तो शायद मज़ीद भी इस तरह के लोग रज़ाकाराना तौर पर उनके सामने सरेंडर हो जाए, क्योंकि राब्ते तो शमाल के तकरीबन तमाम लीडरशिप ने तालिबान के साथ अपने अपने चैनल से उस्तवार कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। दो दिन पहले हुकूमत ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें हुकूमत ने अपोजिशन जमातों पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम भी लगाया और इसकी वजह सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में हिस्सा लेना या ट्रेंड शुरू करना बताई गई। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात है। जवाब में आज अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर आज़म के माजी के बयानात भी चलाए। रियासत मुखालिफ वो लोग हैं जो अपोजिशन के आवाज़ उठाने वालों को, इख्तलाफ करने वालों को कुचल रहे हैं। असल रियासत की मुखालफत वो है जिस के मुर्तकिब इमरान खान, उनके वज़रा, उनकी हुकूमत रोज़ाना होती है। तो आप क्लिप्स भी दी देख लें जी। इमरान खान साहब का माजी जो है ना वो काफ़ी भी अजाब कुन है। जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, पहले उसको सिर्फ 13 सीटें मिली क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब वो खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो हमारी एजेंसीज ने जो किया उठा के लोगों को अमेरिका के हाथ पर पकड़ाया, जो आफिया सिद्दीकी से किया, पता नहीं कितने औरों से किया, अडयाला की जेल से बाहर उठा के तो उनकी बेचारों के जो हालात थी। मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं शर्मिंदा फील करता हूं कि अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं या वो एजेंसीज ने, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज, और वही फौजी जनरल के सपोर्ट के अंदर 40 लोगों को मारता, 200 लोगों को गोलियां लगती। इसलिए उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का केस नहीं होगा, कोई कत्लों के केस नहीं होंगे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है।
और ये फौज जब अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, वो फौज की क्या मुस्तकबिल है? जो पाकिस्तान के तालिबान की अक्सरियत है, ये रिएक्शनरी तालिबान है, ये मिलिट्री ऑपरेशन ने इनको बनाया है। What you must understand is that Osama bin Laden was trained by the ISI and CIA. All Al-Qaeda were trained by the CIA and पाकिस्तान बनने के बाद से ही गद्दारी के इल्ज़ामात, रियासत मुखालिफ होने के इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया था। खुद कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को भी गद्दार करार दिया गया। सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस इल्ज़ाम के ज़रिए मुखालिफिन की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, जमहूरियत का तख्ता उलटने का जवाब बनाया गया, मगर इससे सिवाय सियासी फ़ायदे के और कुछ हासिल नहीं किया जा सका। मुल्क और रियासत का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ। बजाय इसके कि इससे सबक सीखा जाता, इस रिवायत को ख़त्म करने की कोशिश की जाती। ये खेल आज भी जारी है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन इख्तलाफ करें, इल्ज़ामात भी लगाएं, मगर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर सवाल ना उठाएं। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। जैसा कि फिरदौस आशिक़वान साहिबा ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि भारत मुखालिफ जज्बात उभारने का चूरन सबसे ज़्यादा बिकता है। जो सौदा दुकान पर सबसे ज़्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज़्यादा बेचते हैं। तो ये हमने एक बहुत बड़ी बात को, गद्दारी, भारत, मोदी का, इसको बड़ा आम सा नहीं कर दिया है कि बस हर जुमले में इसका इस्तेमाल करो, इंडिया को खुश करने के लिए कर दिया, ये हो गया। देखिए, ये एंटी इंडियन जो हमारा सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के, हाँ, वो चूरन सबसे ज़्यादा बिकता है। ये बात ठीक है। तो हाँ। जो दुकान पे सौदा सबसे ज़्यादा बिकता हो, लोग उसी को ज़्यादा बेचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।